Hello students, welcome back to YouTube channel of toppercbse.com. Today we are going to start our lecture number 14. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है किसी चार्ज होलो स्फीयर के लिए। तो जैसा कि आपको पता है, किसी भी लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्विक माइंड मैप को ज़रूर देखते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि हम किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने लग रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट में अभी तक हमने क्या कुछ किया है और आने वाले लेक्चर में हमें क्या कुछ करना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर आप देख सकते हो, हमने जो लास्ट लेक्चर कवर किया था वो गॉस थ्योरम के बारे में किया था। आज का जो लेक्चर अपना है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है अपने को। आज का जो लेक्चर है उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे एक चार्ज होलो स्फीयर के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आपके पास एक होलो स्फीयर गिवन है। ये जो स्फीयर आपको नजर आ रहा है ये होलो है, अंदर से बिल्कुल एम्प्टी है और इसके सरफेस पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो मान लेते हैं कि इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और आपको ये भी पता है कि प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो रेडियली आउटवर्ड बनता है। और इस तरह से टोटल जो चार्ज इसके पास है उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं क्यू इज द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ होलो स्फीयर। अगर होलो स्फीयर के सेंटर को मैं ओ मान लेता हूं तो ये जो रेडियस है होलो स्फीयर की इसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर। और आपने जो पॉइंट पी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अब आप ये देखिए, आपको ये पूछा गया कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं होलो स्फीयर के लिए। तो ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमें पॉइंट का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 केसेस बनते हैं। एक केस ऐसा बनता है जब पॉइंट पी आपका कहाँ होगा, होलो स्फीयर से बाहर की तरफ। एक केस ऐसा बनता है जब पॉइंट आपका होगा होलो स्फीयर के सरफेस के ऊपर। और इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉइंट पी होगा वो होलो स्फीयर के अंदर की तरफ होगा। तो इस तरह से हम 3 सिचुएशंस पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब आपका पॉइंट जो है वो स्फीयर से बाहर की तरफ है। तो मैंने मान लिया ये पॉइंट पी है जिसकी डिस्टेंस जो है सेंटर से वो मान ली हमने स्मॉल आर। तो आप क्लियरली देख सकते हो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इट मीन पॉइंट इज लेइंग आउटसाइड द होलो स्फीयर। अब ये देखिए, किसी भी केस में आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी इन एप्लीकेशंस में तो हमें फ्लक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है गॉस थ्योरम को हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ही अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं ताकि जो पॉइंट पी है उस गॉसियन सरफेस के बिल्कुल ऊपर आ जाए। तो ये देखो, ये आपका गॉसियन सरफेस है और ये पॉइंट पी जो है इस गॉसियन सरफेस के ऊपर आने लग रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस गॉसियन सरफेस। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नेट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस गॉसियन सरफेस के छोटे एरिया को कंसीडर करते हैं। तो मान लिया ये जो एरिया है इसको कितना मान सकते हैं, ds। और आपको ये भी पता है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया जो होता है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। तो ये जो आपका एरिया वेक्टर है कुछ इस तरह से होगा, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया ds एरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नजर आने लग रहा है एरो, ये जो आपको ब्लू कलर के एरो नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि इस स्मॉल एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ds वेक्टर दोनों की डायरेक्शन एक ही है। दोनों की डायरेक्शन एक होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, 0 डिग्री। अब आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है फ्लक्स की वैल्यू को। तो देखो, स्मॉल फ्लक्स कितना होगा, स्मॉल फ्लक्स फॉर एरिया वेक्टर या एरिया ds के लिए कितना फ्लक्स बनेगा, स्मॉल बनेगा। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, डी फाई। फॉर्मूला पता है आपको, ई डॉट ds। तो देखो, डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा लगता है, तो आपका ये आ जाएगा ई ds कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाती है ई ds, डी फाई इज इक्वल टू ई ds। बट आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है टोटल फ्लक्स फॉर दिस गॉसियन सरफेस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई ds। अब आप ये देखिए, जो सरफेस है वो कैसा है, क्लोज सरफेस। तो ऐसे केस में जब इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो उसकी कुछ इस तरह से एक लूप रिप्रेजेंट करते हैं, इट मीन इट इज इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि डी फाई का इंटीग्रेशन आपने किया टोटल फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो डी फाई की वैल्यू क्या होगी इंटीग्रेशन के बाद में, फाई। और ई आपने कॉमन लिया, ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और इंटीग्रेशन किया आपने ds का। अब आप ये देखिए,
ई डी एस। डी एस का इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या हुआ? डी एस का इंटीग्रेशन का मीनिंग ये हुआ कि आपने जितने भी डी एस उन सबको कंबाइन कर देना है ताकि कंप्लीट एरिया आ जाए। और आपको पता है कंप्लीट एरिया किसका आएगा? गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है? आर। तो आपको पता है किसी भी सफियर का जो टोटल सरफेस एरिया बनता है वो बनता है 4 पाई रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस यहाँ आपने मानी है स्मॉल आर। तो इस तरह से आपने देखा कि फाई की वैल्यू आ जाती है ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिए आपने किसका यूज करना है? आपने यूज करना है गॉसियन थ्योरम का। तो फाई की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो? यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज करके आप फाई इज इक्वल टू क्या होता है? फाई होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपने पढ़ा है क्योंकि आपको पता है टॉपिक का नाम यही था कि एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन थ्योरम। तो गॉसियन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो फाई की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्या देखा? आपने इस फाई की जगह पुट किया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आज का ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? आपको ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ई की वैल्यू क्या आ जाती है? ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज होलोस्फीयर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि E की जो वैल्यू है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि जैसे जैसे पॉइंट की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी होलोस्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पे लगातार कम होती जाएगी। तो ये था आपका फर्स्ट केस। जब आपने क्या माना था? आपने माना था कि पॉइंट जो है वो सफियर से बाहर की तरफ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस। यानी कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और पॉइंट जो आपका होगा वो कहाँ होना चाहिए? होलोस्फीयर के सरफेस के ऊपर होना चाहिए। तो इससे पहले वाले केस में आपने जो गॉसियन सरफेस इमेजिन किया था वो यहाँ इमेजिन किया था बाहर की तरफ। क्यों किया था? क्योंकि पॉइंट भी आपका बाहर की तरफ था। अब आपने क्या करना होगा? इस गॉसियन सरफेस को छोटा करना पड़ेगा ताकि ये पॉइंट जो है वो इस गॉसियन सरफेस पे आ जाए। क्योंकि पॉइंट आपका कहाँ होना चाहिए? सरफेस के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अपना पॉइंट यही है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ऑन द सरफेस ऑफ होलोस्फीयर। तो हम क्या करेंगे? इस गॉसियन सरफेस को यहाँ से चेंज करेंगे और इसको थोड़ा छोटा करेंगे ताकि ये जो पॉइंट है ये गॉसियन सरफेस के बिल्कुल ऊपर आ जाए। तो देखा आपने कि गॉसियन सरफेस आपने कैसे इमेजिन किया है? इस तरह से इमेजिन किया है कि पूरे होलोस्फीयर को वो अपने अंदर कंसीडर करे और जो पॉइंट पी है वो भी गॉसियन सरफेस के बिल्कुल ऊपर आ जाए। तो इस तरह से जब आप देखोगे तो जो पॉइंट पी था जो सफियर से बाहर की तरफ था, अब वो पॉइंट पी जो है वो सफियर के सरफेस के ऊपर आ चुका है। और जो पॉइंट पी की जो डिस्टेंस थी वो किसके इक्वल हो जाएगी? रेडियस के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा था कि ई का जो फॉर्मूला था वो ये था क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अभी आपने क्या करना है? फॉर सरफेस के लिए आपने क्या करना है? जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो किसके इक्वल पुट कर देनी? कैपिटल आर के। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो ई की वैल्यू सरफेस पे आएगी वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इस तरह से देखा कि किस तरह से सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है फॉर द होलोस्फीयर। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपने क्या देखना है? व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फीयर। अब आपका जो पॉइंट ये होगा वो कहाँ चला जाएगा? स्फीयर के अंदर की तरफ चला जाएगा। तो मैंने मान लिया कि जो पॉइंट है आपका, अब पॉइंट यहाँ आ चुका है, अंदर कहीं पर आ चुका है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? अगेन एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करोगे। अब इस गॉसियन सरफेस को इमेजिन तो कर लिया आपने, बट इस पे जब गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे तो गॉस थ्योरम तो ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यू जो होता है वो कहाँ होना चाहिए? गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो अभी जो आपने ये गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है उसके लिए क्यू इनसाइड की वैल्यू यानी कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि जितना भी चार्ज था वो सारा कहाँ पर था? होलोस्फीयर के सरफेस के ऊपर था। कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है जो होलोस्फीयर के अंदर की तरफ हो। तो क्योंकि स्फीयर के अंदर की तरफ चार्ज की वैल्यू 0 है, इसके लिए इसकी वजह से आपका जो ई की वैल्यू होगी ई इनसाइड वो भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्योंकि आपने क्या किया? क्यू इनसाइड की वैल्यू पुट कर दी 0। तो इस तरह से आपने देखा 3 केसेस आपके पास आ चुके हैं। ये जो वैल्यू बनेगी ई सरफेस वाली जो वैल्यू बनेगी इट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। ये जो वैल्यू होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये जो है
जब पॉइंट आपका सफियर के अंदर की तरफ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। इट विल बी द मिनिमम वैल्यू, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। और इसके अलावा आउटसाइड के लिए आपको पता है जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। तो इसको थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर, आर मीन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर। तो ये देखिए ये आपका होलोस्फीयर है, ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट करी है पॉइंट की डिस्टेंस कि पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, और ये जो लाइन वाई एक्सिस वाली है ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को। तो इस ग्राफ को बड़ा ध्यान से आपने देखना है। देखिए ये जो पॉइंट है ये आपको बीच में डॉट नजर आ रही है ये वाली, ये है पॉइंट पी। अब ये पॉइंट पी कहाँ पर है, ये बिल्कुल सेंटर पे है, और जब तक ये पॉइंट जो है वो सफियर के अंदर की तरफ रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो देखो इस पॉइंट को हम धीरे धीरे आगे ले जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चेक करते हैं कि कितनी रहती है। तो ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अभी 0 है, ये जो रेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करने लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, जो बिल्कुल इस एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। और ये जो पॉइंट है ये अब कहाँ चुका आपका, ये आ चुका है सरफेस के ऊपर। जैसे ये सरफेस पे आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ये मान लेते हैं यहाँ तक ये जो है ई सरफेस ये मैक्सिमम वैल्यू ये वाली। और अब ये पॉइंट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो वैसी बात है आउटसाइड द सरफेस आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनवर्सली डिपेंड करती है आर स्क्वायर के, यानी कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। और जब भी इनवर्सली होता है स्क्वायर के अंदर तो आपको पता है ग्राफ का जो नेचर होता है वो थोड़ा कर्व टाइप में होता है, पैराबोलिक नेचर का होता है। तो देखते हैं कि इस पॉइंट पी को जैसे जैसे आगे ले जाते हैं तो ग्राफ किस तरह से बनता है। तो ध्यान से देखिए ये देखो ये पॉइंट आगे जाने लग रहा है यानी कि डिस्टेंस बढ़ने लग रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू लगातार कम होने लग रही है। तो आप इस ग्राफ से क्लियर कट देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ मिली आपको, हमें मैक्सिमम मिली है सरफेस के लिए, मिनिमम कहाँ मिली है इनसाइड के लिए जो कि 0 होती है। इसके अलावा जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगेन कम होती जाएगी। तो ये आपका ग्राफ है, इसको बड़े ध्यान से आपने देखना है। काफ़ी बुक्स के अंदर आप देखोगे कि ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर भी आपको ऐसे डार्क लाइन रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करना है, इसको खाली छोड़ना है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट मैक्सिमम आ जाता है 0 से, इस पॉइंट से अचानक से मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमने न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने हैं, क्योंकि फिजिक्स जो है वो न्यूमेरिकल्स का सब्जेक्ट है। कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी डेरिवेशन करते हो, वो तब तक कंप्लीट आपको खुद को भी नहीं लगेगा कि आपने कंप्लीट किया है जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे। न्यूमेरिकल करने के बाद ऑटोमेटिक आपको ये लगेगा कि मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट करते हैं उसके न्यूमेरिकल को ज़रूर अटेंड करें। तो आपका पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसको ध्यान से देखते हैं। न्यूमेरिकल 1, ए स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इन रेडियस r1। ये जो आपका सेल है ये जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है ये कैसा है, इसकी इन रेडियस यानी कि अंदर की जो रेडियस है ये वाली, ये इसकी है r1 एंड आउटर रेडियस r2, यानी कि इसकी जो बाहर की रेडियस है ये वाली कितनी है r2। हैज ए चार्ज q, इसके पास कितना चार्ज है, यानी कि इसके पास चार्ज जो गिवन है ये q चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये पता है जब भी किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दिया जाता है तो वो कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है धीरे धीरे सरफेस के ऊपर। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर जो हुए थे उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको बताया है। तो जो चार्ज होगा कंडक्टिंग बॉडी के लिए वो हमेशा सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर कभी भी चार्ज नहीं जाता है। और इसके बाद में ये क्या कहता है, ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सेल। ये जो सेंटर है इस सेंटर पे ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है ये मान लेते हैं स्मॉल q चार्ज है। अब आप ये देखिए ये पूछ क्या रहा है, पहले तो ये देखिए कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी फॉर ईच सरफेस ऑफ द सेल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। आपके पास यहाँ दो पार्ट बन जाते हैं। एक तो पार्ट ये पूछ रहा है कि आपने चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है अंदर वाले सरफेस के लिए और बाहर वाले सरफेस के लिए। इसी तरह से अगर जो पॉइंट अगर हम देखते हैं सेल से बाहर की तरफ तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, इसको भी हमें फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखिए सेंटर पे चार्ज कितना रखा है स्मॉल q, और ये जो सेल है वो कैसा है, मेटालिक है। और आपको ये भी पता है कि जब कोई मेटल के अंदर इंडक्शन होता है तो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू इंड्यूस करने वाले चार्ज के हमेशा इक्वल होती है। ये हमने स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर। तो ये देखो इनर सरफेस के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू इंड्यूस होगी वो कितनी होगी, वो होगी, अब आप देखिए कितनी होगी, आप चेक कर लीजिए,
ये चार्ज प्लस है तो वैसी बात है यहाँ जो अंदर का सरफेस है उसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, माइनस क्यू। अब फिर देखिए ये माइनस क्यू क्या करेगा, बाहर वाले सरफेस पे चार्ज इंड्यूस करेगा, कैसा, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट। तो इस तरह से आप देखोगे कि सरफेस के ऊपर अगेन चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पहले से क्यू था और अब प्लस क्यू, स्मॉल प्लस क्यू चार्ज और इंड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर आप देखोगे कि जो बाहर वाला सरफेस है उसके पास ऑलरेडी प्लस क्यू चार्ज था और स्मॉल क्यू चार्ज और आ चुका है ड्यू टू द इंडक्शन। अब आपको आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया चार्ज डेंसिटी ऑफ इस सरफेस। तो देखते हैं सरफेस नंबर 1 के लिए, मैं इसको सरफेस नंबर 1 नाम देता हूं, इसको सरफेस नंबर 2 नाम देता हूं। तो आप ये देख सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज कितना है पहले सरफेस पे, माइनस क्यू। एरिया कितना है पहले सरफेस का, आपको पता है स्फेरिकल होगा ये, तो ये क्या होगा 4πr1² हो गया ना ये। तो पहले जो सरफेस यानी कि अंदर वाला सरफेस है उसके लिए चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा 1 की वैल्यू ये होगी। अब हम देखते हैं सिग्मा 2 की वैल्यू। सिग्मा 2 मीन बाहर वाले सरफेस के लिए। तो बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज है टोटल, क्यू प्लस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय बाहर वाले सरफेस की रेडियस कितनी बनने लग रही है, 4πr2²। तो इस तरह से आपने देखा कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की। अब ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करना आपने। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अभी आपने क्या देखा था, आपने ये लास्ट टॉपिक पढ़ा था, जब पॉइंट आउटसाइड द होलो स्फीयर होता है तो जो भी आपने देखा स्फीयर के पास जितना चार्ज होता है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जो होलो स्फीयर जो होता है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर, उसकी वैल्यू जो बनेगी वो वही बनेगी जो एक पॉइंट चार्ज के लिए बनती है। कितनी होती है, चार्ज बाय 4πε0r²। अब ये देखिए r क्या है यहाँ पर, ये जो पॉइंट P आपने माना है जितनी डिस्टेंस पे, इसको मैंने स्मॉल r मान लिया। और इस होलो स्फीयर के पास चार्ज कितना है, इसके पास है q प्लस स्मॉल q। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज होलो स्फीयर। अब आपने चार्ज ये वाला चार्ज नहीं लेना है, कैपिटल क्यू नहीं लेना है। अब इसके पास टोटल चार्ज कितना बन चुका है, क्यू प्लस स्मॉल क्यू। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कैविटी ऑफ ए अनचार्ज्ड मेटालिक स्फीयर। यानी कि ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ब्लू कलर का जो पार्ट है, ये एक अनचार्ज्ड मेटालिक स्फीयर है और इसके बीच वाला जो एरिया है यानी कि बिल्कुल मिडल में ये एम्प्टी स्पेस है यानी कि कैविटी बनी हुई है। और इसकी कैविटी का जो सेंटर है उसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन पॉइंट्स के लिए। इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ P1 और इस पॉइंट को बोलता हूँ P2। अब आप ये देखिए, ओबियसली बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है। E1 की वैल्यू क्या होगी, तो E1 के लिए ओबियसली बात है, अगर इस डिस्टेंस को हम R1 मानते हैं तो आपको पता है ये तो सिंपल केस बन गया। कैसा, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय 4πε0 इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। तो डिस्टेंस कितनी मानी आपने, R1, तो R1 का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ E1। तो ये तो सिंपल सा केस था। अब ये देखिए E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 की वैल्यू क्या होगी। E2 को बड़े ध्यान से आपने समझना है। इस P2 पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। आपने ये पढ़ा था कि किसी भी मेटालिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। ये आपने पढ़ा था, इसको बोला था आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मीनिंग ये होता है कि मेटालिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। और आपको ये साफ साफ बोला भी इसने, अनचार्ज मेटालिक स्फीयर, यानी कि जो स्फीयर है वो कैसा है, मेटालिक है। और मेटालिक होगा तो ये पॉइंट P है वो मेटालिक बॉडी के अंदर की तरफ है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। कहाँ पर, ऐसे सभी पॉइंट्स जो मेटालिक बॉडी के अंदर होते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड is always 0 inside metallic body। ठीक है ना, जिसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू P2 पॉइंट पे 0 होगी। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। ए चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस R। देखो ये आपके पास एक रिंग है जिसके पास जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है
और कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल आर। इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर गिवन है। अभी हमने क्या करना है, एक ऐसा सफियर कंस्ट्रक्ट करना है जो रिंग के सेंटर में से पास कर रहा हो, जो सफियर का जो सरफेस है वो रिंग के सेंटर में से पास करने लग रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सफियर। जो सफियर आपने माना है उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है। तो आपको पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है वो होती है उस क्लोज सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये जो क्लोज सरफेस जो है यानी कि जो सफियर है, इस सफियर में कितना चार्ज आता है। तो आप देख सकते हैं ये जो सफियर यहाँ से लेकर यहाँ तक रिंग को अपने अंदर कवर करता है। ये जो रिंग है, इस रिंग के इतने पार्ट पे जितना भी चार्ज होगा वो इस सफियर के अंदर आएगा और उसी की वजह से फ्लक्स जो है वो इस सफियर के लिए क्रिएट होगा। तो ये चेक करते हैं कि ये रिंग का कितना पार्ट बनता है। तो आप ये देखिए, ये जो है ये रेडियस की तरह काम कर रही है रिंग के, ये वाली भी रेडियस है। इस तरह से आप ये इनको आप देखो, ये वाली भी रेडियस है, ये वाली रेडियस किसकी है, ये सफियर की रेडियस है। तो ये जितनी भी लाइन आपने ड्रा की है सब की सब आर के इक्वल है, क्योंकि इसमें बोला गया साफ साफ कि रिंग की रेडियस भी स्मॉल आर है और सफियर की रेडियस भी कितनी है, स्मॉल आर है। तो आप ये देखोगे कहीं पर, ये देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों लाइंस तो है अपने इस रिंग की रेडियस। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये किसकी रेडियस बनती है, ये बनने लग रही है अपने सफियर की रेडियस। तो बट आप जो भी हो, ये सब किन के इक्वल है, स्मॉल आर के इक्वल है। तो इस तरह से देखा कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स आपको नजर आने लग रही है, ये कैसी बनने लग रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनने लग रही है। ये ऊपर वाली भी ट्राइंगल इक्विलेटरल है और ये नीचे वाले ट्राइंगल भी इक्विलेटरल है। और आपको पता है ये वाला एंगल कितना होता है इक्विलेटरल के लिए, ये होता है ऊपर वाला ट्राइंगल का 60 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री। इस तरह से टोटल एंगल बन जाता है 120 डिग्री। और आप देखिए पूरे रिंग का ये एंगल अगर 120 बन जाता है तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट बनेगा वो रिंग का कितना बनेगा, 1/3 पार्ट बन जाएगा। देखो आपको पता है ये चीज़, आपने ये पढ़ा हुआ है। ये जो आर्क बनी है, ये आर्क बनी है पूरे रिंग की 1/3। क्यों? क्योंकि ये जो आर्क ने जो एंगल बनाया सेंटर के ऊपर वो कितना बनाया है, 120। और 120 आपको पता है 360 का जो टोटल एंगल बनता है 360 बनता है। उस 360 का ये जो एंगल है ये 1/3 है। तो इसलिए ये जो आर्क बनेगी इतनी इतनी, ये क्या बनेगी, टोटल रिंग का 1/3 बनेगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो टोटल जो चार्ज था उसका 3rd पार्ट, यानी कि इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक जो टोटल चार्ज होगा वो सफियर के अंदर कितना होगा, Q/3। तो आपने क्या देखा कि फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q/3 एप्सिलॉन नॉट। तो बिल्कुल सिंपल सा केस था, थोड़ा सा देखने में लगता है कि कितना मुश्किल है बट बिल्कुल आसान है ये। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को चेक करना है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। ये जो न्यूमेरिकल है ये पुराने IIT के एग्जाम में आया हुआ है। इसमें क्या पूछा गया है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी ऑफ सिग्मा पर यूनिट एरिया। यानी कि इसके पास जो चार्ज है वो, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा। सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया के लिए ये, ठीक है ना। इट इज मेड अप ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल सेल्स हेल्ड टुगेदर बाय प्रेसिंग देम विद फोर्स F। यानी कि ये देखो, ये जो बीच में लाइन नजर आ रही है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये इधर वाला राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाला दोनों ये हेमिस्फीयर्स हैं। और इन दोनों हेमिस्फीयर को कंप्रेस किया गया, इसे दबाया गया है। और कितनी फोर्स से दबाया गया है, F फोर्स से दबाया गया है। ये इसलिए दबाया गया क्योंकि आपको पता है, इसने बोल दिया यहाँ पर कि दोनों के पास जो चार्ज डेंसिटी वो कैसी है, पॉजिटिव है। तो सफियर 1 का जो पॉजिटिव चार्ज है और सफियर 2 का जो पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहेंगे। और दोनों को एक साथ रखने के लिए हमें बाहर से फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये पूछ रहा है कि जो F है वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट बनता है कि यहाँ पर 2 फोर्सेस काम करने लग रही है। इसमें एक पॉइंट बड़ा हटके है जो बाकी न्यूमेरिकल्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले स्फीयर के पास जो चार्ज है वो Q1 है और दूसरे स्फीयर के पास जो चार्ज है वो Q2 है। और अब आपको पता है ये जो हेमिस्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहाँ इमेजिन कर सकते हैं हम। और ये सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, ये आपको पता है, इसके सेंटर से, जो हेमिस्फीयर का सेंटर होता है उससे r/2 डिस्टेंस पे, यानी कि रेडियस का हाफ डिस्टेंस पे, ये होता है सेंटर ऑफ मास। तो ऑब्वियसली बात है पहले स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा और दूसरे स्फीयर का सेंटर ऑफ मास भी इतने ही डिस्टेंस पे होगा, यानी कि r/2 पे।
और हम ये मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी है Q1 और इस सेंटर ऑफ मास के पास चार्ज की वैल्यू कितनी है Q2। और आपको पता है Q1 और Q2 एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो आपने इसी रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए बाहर से फोर्स F अप्लाई की है। तो इस तरह से देखा आपने कि बाहर की जो फोर्स है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगी। अब आप देखो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये जो वैल्यू है इसको हमने मान लिया अप्लाइड की फोर्स और ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब आप ये देखिए सिग्मा जो होता है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, आपने पढ़ा है चार्ज बाय एरिया। तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, चार्ज होगा सिग्मा इंटू एरिया। तो इस तरह से आपने देखना है Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो अब ये के Q1 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वेयर इंटू सिग्मा। और Q2 भी कितना होगा, सेम ऐसा ही बनेगा 2 पाई आर स्क्वेयर इंटू सिग्मा। तो यानी कि दोनों को क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिखा तो स्क्वेयर बन जाएगा, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, ये बनेगी R/2 प्लस R/2 यानी कि आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये के आपका ऐसा ही आ गया 4 पाई स्क्वेयर आर की पावर 4 सिग्मा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर से ये आर की पावर 4 काटेंगे आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, जो एफ की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल है के कांस्टेंट 4 पाई स्क्वेयर कांस्टेंट यानी कि आर स्क्वेयर पे और सिग्मा स्क्वेयर पे। तो इस तरह से आप देखते हो कि किस तरह से एफ की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है आर स्क्वेयर और सिग्मा स्क्वेयर के प्रोपोर्शनली। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 14। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम कवर करेंगे एक नया टॉपिक, और अपना नया टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए। आपका जो स्फीयर होगा वो कैसा होगा, सॉलिड स्फीयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।